अब हम स्टार्ट करेंगे टाइप्स ऑफ एंट्रीज। जो इस तरीके से देखा जाएगा कि जो हम एंट्रीज करेंगे, जो बिजनेस ट्रांजैक्शंस होते हैं, उन्हें हमने क्या किया है, 7 पार्ट्स में डिवाइड किया है। ठीक है, जिसमें सिंपल एंट्रीज हैं जो लास्ट लेक्चर में हम देख चुके हैं, गुड्स रिलेटेड एंट्रीज हैं, यानी इसमें जो गुड्स से रिलेटेड जो भी एंट्रीज हम करेंगे अदर देन परचेज एंड सेल, वो हम देखेंगे। उसके बाद कंपाउंड एंट्रीज क्या होती है, यानी कंपाउंड एंट्रीज में हम देखेंगे 2 या 2 से ज्यादा एंट्रीज को मिलाकर हम क्या करते हैं, एंट्रीज क्रिएट करते हैं। देन उसके बाद बैड डेट्स एंट्रीज है, यानी अगर कोई डेटर होता है हमारा, यानी कि कस्टमर है हमारा, और उस कस्टमर से अगर कोई अमाउंट हमें क्या हो जाता है, डूब जाता है, यानी वो अमाउंट हमें नहीं मिलता है, तो फिर बैड डेट्स होता है, वो उसको बैड डेट्स बोलते हैं, उसकी क्या एंट्री करेंगे। अगर इंश्योरेंस की अगर हम बात करें, यानी हम हमारी बिजनेस प्रॉपर्टीज का क्या करते हैं, इंश्योरेंस करवाते हैं। ठीक है, तो इंश्योरेंस वगैरह जब करवाते हैं तो उसकी क्या एंट्री होती है, अगर उसमें क्लेम होता है तो क्या एंट्रीज होती है। इसी तरीके से अगर हम बिजनेस करते हैं तो हम हमारे कस्टमर्स को क्या देते हैं, डिस्काउंट भी देते हैं, और हमारे जो सप्लायर्स होते हैं उनसे हम डिस्काउंट लेते भी हैं। तो डिस्काउंट लेना और देना दोनों इस कैटेगरी में आएंगे। और लास्ट जो कैटेगरी है वो है बैंक रिलेटेड एंट्रीज, यानी जब हम कैश में काम ना करके चेक में या फिर ऑनलाइन पेमेंट से जब हम वर्क करते हैं तो फिर बैंक से रिलेटेड जो एंट्रीज होती है वो कैसे बनाई जाती है। तो ये 7 एंट्रीज आपको देखना होता है। बुक में इसकी कैटेगरी बनी हुई नहीं होती है, हमने क्या किया है, इसको कैटेगरी वाइज बताया है। तो फर्स्ट जो है वो सिंपल एंट्रीज हम कर चुके हैं। सेकंड आज अपन लेक्चर में लेंगे गुड्स रिलेटेड एंट्रीज। सबसे पहले इसका कंसेप्ट हम समझते हैं कि गुड्स रिलेटेड एंट्रीज का कंसेप्ट होता क्या है। गुड्स जिसका हम बिजनेस करते हैं, ठीक है, इसको हम परचेज और सेल जो करते हैं वो हम सिंपल एंट्रीज में देख चुके हैं। लेकिन यहां पर हम देखेंगे कि हमारे बिजनेस का जो गुड्स है, यानी जिसमें हम डील करते हैं, जिसमें हम बिजनेस करते हैं, वो परचेज और सेल्स के अलावा भी उसके साथ कुछ और किया जा सकता है क्या, या और कोई ट्रांजैक्शन हो सकता है क्या। ठीक है, यानी कि हम सिंपल बात कर रहे हैं कि हमारा जो गुड्स है वो आउट ऑफ फ्रॉम द बिजनेस, यानी बिजनेस से बाहर जाएगा, लेकिन वो सेल्स नहीं होगा। सेल्स से हमारा जो गुड्स होता है वो बाहर जाता है, कस्टमर के पास चला जाता है, लेकिन इस बार जो गुड्स है वो बिजनेस से आउट तो होगा, जाएगा बाहर, लेकिन उसे हम सेल्स नहीं बोलेंगे। तो फिर क्या कहेंगे, तो कौन कौन सी एंट्रीज होगी, उनको कैसे बनाएंगे, हम उसकी बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो हम ड्राइंग ऑफ गुड्स की बात कर रहे हैं। ड्राइंग्स का मतलब क्या होता है, अगर ऑनर खुद अपने पर्सनल यूज के लिए कोई गुड्स या कोई भी कैश अगर विड्रॉ करता है अपने बिजनेस से, तो उसे हम ड्राइंग बोलते हैं, पर्सनल यूज के लिए या फिर डोमेस्टिक यूज के लिए। ठीक है, तो अगर वो अपने बिजनेस से गुड्स लेता है अपने पर्सनल यूज के लिए, तो बिजनेस से क्या हो रहा है, गुड्स जा तो रहा है, वो उसके घर पे जाएगा, तो पर्सनल यूज है। तो यहां पर हम जो लेजर नेम ओपन करेंगे वो 2 लेजर नेम हम ओपन करेंगे, एक तो ड्राइंग्स का और एक परचेज का। ठीक है, गुड्स तो कभी ओपन ही नहीं करना आपको। गुड्स की 5 कैटेगरीज है, या तो परचेज या सेल्स या परचेज रिटर्न या सेल्स रिटर्न या स्टॉक। तो हमने यहाँ पे परचेज क्यों लिया, हमने यहाँ पे परचेज इसलिए लिया है क्योंकि मान लेते हैं एक एग्जांपल के थ्रू, एक मान लेते हैं कि मैंने अपने बिजनेस में 1 लाख रुपीस का गुड्स परचेज किया, तो मैं अपने परचेज अकाउंट में 1 लाख लिखूंगा, उसमें से 10,000 का गुड्स मैं अपने पर्सनल यूज के लिए ले जाता हूं, तो वो परचेज किए हुए गुड्स में से ही लेके जाऊंगा मैं। सेल किया हुआ गुड्स तो कस्टमर के पास है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हमारे पास जो परचेज किया हुआ गुड्स है, ठीक है, हम उसी में से क्या कर सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं। तो इसीलिए हम यहाँ पे परचेज लिखेंगे, और परचेज में से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 10,000, तो बैलेंसिंग फिगर हमारे पास 90,000 का गुड्स बचेगा। 1 लाख का हमने परचेज किया, ड्राइंग कर लिया हमने 10,000 का, रिमेनिंग 90,000 का बच जाएगा। तो यहां पर जो परचेज है इसका मतलब परचेज करना नहीं है, परचेज किया हुआ गुड्स बिजनेस से बाहर जा रहा है, ये इसका मतलब है। तो जैसे कैपिटल ऑनर होता है वैसे ही ड्राइंग भी ऑनर होता है, क्योंकि ऑनर ही तो ड्रॉ, वो क्या करेगा, पर्सनल ड्रॉ करेगा। पर्सनल पर्पस के लिए अगर कोई भी विड्रॉ करेगा तो ऑनर ही करेगा, तो ऑनर अपना नाम नहीं लिखता, वो ड्राइंग लिखेगा। तो पर्सनल है, ये पर्सनल है और रिसीवर भी है। क्यों, क्योंकि ड्राइंग में क्या हो रहा है, वही गुड्स रिसीव करने वाला है, तो उसे हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। इसी तरीके से परचेज की अगर हम बात करें तो रियल या नॉमिनल दोनों होता है ये। ठीक है,
तो यहां पर हम बोलेंगे अकॉर्डिंग टू रियल अकाउंट, ये हमारे बिजनेस से क्या हो रहा है, आउट हो रहा है। ठीक है, बिजनेस से बाहर जा रहा है, इसलिए हम इसको क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, इसके बाद सेकंड यूज जो हमारे पास है वो है चैरिटी ऑफ गुड्स या फिर डोनेशन ऑफ गुड्स। ठीक है, चैरिटी ऑफ गुड्स और डोनेशन ऑफ गुड्स, या हम हमारे गुड्स को क्या कर देते हैं, दान में दे देते हैं, डोनेट कर देते हैं। तो फिर हम क्या एंट्री करेंगे। ठीक है, देखो गुड्स हमारे बिजनेस से बाहर जाएगा, ठीक है, लेकिन वो सेल्स नहीं है, वो चैरिटी है। तो हम अकाउंट ओपन करेंगे, या तो हम डोनेशन या चैरिटी का अकाउंट ओपन करेंगे, या फिर हम परचेज का अकाउंट, और एक हम परचेज का अकाउंट ओपन करेंगे। आप डोनेशन भी लिख सकते हो, सही है, या चैरिटी भी लिख सकते हो, सही है। दोनों ही क्या है, नॉमिनल अकाउंट है, क्योंकि ये एक्सपेंडिचर है, क्योंकि डोनेशन और चैरिटी इनविजिबल थिंग्स है। ठीक है, तो ये हम पे करेंगे, डोनेट करेंगे, तो एक तरीके से एक्सपेंडिचर कैटेगरी में रख सकते हैं, जो कि डेबिट होगा। और गुड्स को हम क्या लिखेंगे, परचेज ही लिखेंगे। क्यों, क्योंकि परचेज किया हुआ गुड्स ही हम क्या कर सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं। तो परचेज को हमने यहां पर क्या मान लिया, रियल मान लिया, जो कि बिजनेस से माल बाहर जा रहा है। परचेज किया हुआ गुड्स बाहर जा रहा है डोनेशन में, इसलिए हम इसको क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, तो कुछ स्पेशल एंट्रीज हैं जिनको हम बोलते हैं गुड्स रिलेटेड एंट्रीज। थर्ड केस हम देखते हैं। थर्ड केस हमारे पास है गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर। अगर कोई गुड्स आग लगने की वजह से जल जाता है, लॉस हो जाता है उसका, तो क्या होगा, तो आग लग गया, माल खत्म हो गया, एक तरीके से जा ही रहा है वो भी, तो हम यहां पर एक अकाउंट ओपन करेंगे, इस केस में लॉस बाय फायर अकाउंट, लॉस बाय फायर अकाउंट। अब लॉस बाय फायर, लॉस नाम है तो क्या है, नॉमिनल ही होगा और लॉस ही होगा, और ऑल लॉसेज एंड एक्सपेंडिचर्स क्या करते हैं, हम डेबिट करते हैं। और जो माल जलेगा वो कौन सा माल होगा, वो परचेज किया हुआ माल ही होगा, इसलिए परचेज को रियल मान के हमने क्या कर दिया, आउट। व्हाट गोज आउट, क्रेडिट। तो सारी एंट्रीज एक जैसी चल रही है। ड्राइंग हुआ तो ड्राइंग के साथ परचेज, चैरिटी हुआ तो चैरिटी के साथ परचेज, और डिस्ट्रॉय बाय फायर हुआ तो लॉस बाय फायर के साथ परचेज। ठीक है, अगर कैश जल जाए तो परचेज की जगह कैश ओपन हो जाएगा। चैरिटी में मैं गुड्स की जगह कैश दे दूं तो परचेज की जगह कैश आ जाएगा, बस ये फर्क होता है। फोर्थ एंट्री हमारे पास है गुड्स थेफ्ट बाय एन एम्प्लॉई या बाय एनी पर्सन। कोई भी एक पर्सन अगर बिजनेस से गुड्स चुरा लेता है, चोरी कर लेता है, ठीक है, तो उस केस में हम अकाउंट ओपन करेंगे लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट। ठीक है, ओनली थेफ्ट नहीं लिखेंगे, लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट लिखेंगे। साथ में क्या चोरी हुआ है, गुड्स चोरी हुआ है। कौन सा गुड्स चोरी हो सकता है, परचेज किया हुआ गुड्स चोरी हो सकता है, तो हम यहां पर लिखेंगे परचेज। तो लॉस बाय थेफ्ट जो है वो नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट क्या है, लॉस है, लॉस है तो क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। परचेज किया हुआ गुड्स क्या हो रहा है, रियल अकाउंट के अकॉर्डिंग बिजनेस से जा रहा है, चोरी हो रहा है तो बाहर ही जा रहा है। ठीक है, तो व्हाट गोज आउट, रियल अकाउंट के अकॉर्डिंग हम क्रेडिट कर देंगे। इसी के बाद अगर फिफ्थ अगर हम केस देखें तो फिफ्थ केस है हमारे पास गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स। कई बार बिजनेस क्या करता है, अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए एडवर्टाइजमेंट करते हैं, और एडवर्टाइजमेंट में वो क्या करते हैं, अपने जो गुड्स के सैंपल्स होते हैं, कुछ छोटे छोटे जो सैंपल्स होते हैं, उन्हें डिस्ट्रीब्यूट करते हैं पब्लिक में, ताकि वो पहले उनको यूज करें, देन उसके बाद वो उन प्रोडक्ट्स को परचेज करें। तो फ्री सैंपल में गुड्स देना एक तरीके से एडवर्टाइजमेंट है। तो हम लेजर ओपन कर सकते हैं, या तो एडवर्टीजमेंट का या फिर फ्री सैंपल का, दोनों ही सही है, कोई भी आप लिख सकते हो। और क्या हम कर रहे हैं, गुड्स, तो गुड्स कौन सा होगा, खरीदा हुआ गुड्स ही तो हमने क्या किया होगा, फ्री सैंपल में डिस्ट्रीब्यूट किया होगा। ठीक है, तो फ्री सैंपल क्या है हमारा, एक्सपेंडिचर है, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर है तो नॉमिनल अकाउंट होगा, एक्सपेंसेस है तो हम डेबिट कर देंगे, परचेज रियल के अकॉर्डिंग आउट हो रहा है तो हम क्रेडिट ही करेंगे। तो ये पांच केस ऐसे हैं, ये पांच केस ऐसे हैं जिसमें गुड्स जो है वो बिजनेस से बाहर जा रहा है, और पांचों में परचेज क्रेडिट हो रहा है। ठीक है, और पांच अलग अलग केसेस हैं, तो इन्हीं को हम कहते हैं गुड्स रिलेटेड एंट्रीज। इसके बाद हम बात करेंगे थर्ड कैटेगरी की। थर्ड कैटेगरी हमारे पास है कंपाउंड एंट्रीज। ठीक है, अब कंपाउंड एंट्रीज होती क्या है, कंपाउंड एंट्रीज में एंट्रीज विच हैव टू और मोर देन टू डेबिट और क्रेडिट। ठीक है, अगर आपकी एंट्री में दो या दो से ज्यादा डीआर है, डेबिट है, या दो या दो से ज्यादा सीआर क्रेडिट है,
तो उन एंट्रीज को हम क्या बोल देते हैं, उनको हम कंपाउंड एंट्री बोल देते हैं। हालांकि ये कोई ऐसी एंट्री नहीं होती स्पेशल, ये दो एंट्री को मिक्स करके एक एंट्री बनाई जाती है। ठीक है, तो इसके कुछ एग्जांपल्स हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले इसमें एक कंडीशन होती है। कंडीशन ये है कि जो दो एंट्रीज या दो से ज्यादा एंट्रीज को हम मिक्स करेंगे, वो दोनों एंट्रीज सेम नेचर की होनी चाहिए। यानी दोनों या तो परचेज होनी चाहिए, या तो दोनों की एंट्री सेल्स होनी चाहिए, या दोनों इनकम होनी चाहिए, या दोनों एक्सपेंडिचर होनी चाहिए, या दोनों पेमेंट होनी चाहिए, या दोनों रिसिट होनी चाहिए। कुल मिला के बाद दोनों का नेचर एक जैसा होना चाहिए। आप एक परचेज की और एक सेल्स की एंट्री को कंपाउंड नहीं कर सकते। ठीक है, ऐसे ही दोनों एंट्री की जो डेट है वो सेम होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि दोनों परचेज है पर एक है 1 अप्रैल की, एक है 2 अप्रैल की, तो आप उसको कंपाउंड नहीं कर सकते। एंट्री का नेचर सेम होना चाहिए और उसकी डेट भी सेम होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, यहां पर मैंने एक एंट्री लिखी है, गुड्स परचेज्ड फ्रॉम तरुण ₹10,000 एंड फ्रॉम योगेश ₹15,000। देखो दो एंट्री है, हमने गुड्स परचेज किया है तरुण से 10,000 का, और हमने गुड्स परचेज किया है योगेश से 15,000 का, तो दो एंट्री हो गई। अगर मैं इन दोनों को अलग अलग एंट्री करूं, तो मैं पहले तो एंट्री करूंगा परचेज और तरुण, और फिर दूसरे में मैं एंट्री करूंगा परचेज और योगेश। तो क्या इन दोनों एंट्री में कोई कॉमन है? बिल्कुल है, परचेज कॉमन है, तो हम इन दोनों को कंपाउंड कर सकते हैं। और डेट की बात है, अगर ये दोनों एक ही लाइन में लिखा हुआ है, दैट मीन्स लाइन इसका डेट क्या है, सेम है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले अलग अलग एंट्री किया। तो अलग अलग एंट्री में देखो, मैंने परचेज अकाउंट ओपन किया। हम रियल या नॉमिनल मानते हैं, अगर रियल है तो इन है, नॉमिनल मानते हैं तो एक्सपेंडिचर है, डेबिट कर देते हैं। और तरुण जो है वो हमारा पर्सनल है, पर्सनल गिवर है, इसलिए हम उसको क्रेडिट कर देंगे 10-10 हजार से। ठीक है, इसी तरीके से हम परचेज और योगेश कर देंगे। तो परचेज भी सेम, अगर रियल है तो इन माना जाएगा, और नॉमिनल है तो एक्सपेंडिचर माना जाएगा, उसको हम डेबिट कर देंगे। और योगेश को हम क्या कर देंगे, पर्सनल मान के गिवर करके क्रेडिट कर देंगे 15,000 से। अब इन दोनों में अगर हम देखेंगे तो दोनों में देखो परचेज कॉमन है, तो कॉमन है इस क्यों है, क्योंकि दोनों सेम नेचर के हैं, दोनों परचेज एंट्री है और दोनों की डेट भी सेम है। इसलिए हम इन दोनों को कंपाउंड जब भी करेंगे तो कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो कंपाउंड करते समय जो कॉमन है उसको एक ही बार लिखना है, ठीक है, और जो तरुण और योगेश हैं डिफरेंट अकाउंट्स हैं, उनको हम अलग अलग लिख देंगे इस तरीके से। तो परचेज नॉमिनल मान के, एक्सपेंडिचर मान के हम डेबिट कर देंगे टोटल 25,000 से, 15 + 10 दोनों ऐड हो जाएंगे। और तरुण पर्सनल है, योगेश भी पर्सनल है, दोनों गिवर है, दोनों को क्रेडिट करेंगे, तरुण का 10,000, योगेश का 15,000। एक एग्जांपल और देखते हैं, कैश पेड टू तरुण एंड पेड टू योगेश। तरुण को हमने 8,000 रुपीज का पेमेंट किया है और योगेश को हमने 12,000 का पेमेंट किया है। देखो तरुण से हमने गुड्स परचेज किया था 10,000 का, पेमेंट कर रहे हैं 8,000 का, 2,000 बचेंगे 2,000, वो हम बाद में पेमेंट कर देंगे। इसी तरीके से योगेश से हमने गुड्स परचेज किया था 15,000 का, अभी हम उसको पेमेंट कर रहे हैं 12,000, 3,000 हम उसको बाद में पेमेंट कर देंगे, हालांकि उसका हमें अभी नहीं सोचना। लेकिन ये देखो दो एंट्री है, कैश पेड टू तरुण और कैश पेड टू योगेश। ठीक है, तो हम इसको कैसे प्रिपेयर करेंगे, देखो एक तो अकाउंट कौन सा है हमारा, कैश, क्योंकि कैश पेमेंट करेंगे तो कैश किसको पेमेंट कर रहे हो आप, तरुण को और योगेश को। ठीक है, तो ये 3 अकाउंट हमारे ओपन हो जाएंगे। अगर मैं अलग अलग ओपन करता तो कैश और तरुण खुलता और कैश के साथ अपना योगेश आता। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या कर दिया, जो कैश कॉमन है उसको एक ही बार हम ओपन करके चलेंगे। तो कैश हमारा हो गया रियल अकाउंट, और ये पेमेंट कर रहे हैं तो आउट ही होगा, इसलिए हम इसको क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, और टोटल कैश पेमेंट कितना हो रहा है, 8 + 12 यानी कि 20,000 का हम पेमेंट कर देंगे। इसी तरीके से तरुण और जो योगेश है ये दोनों पर्सनल है और दोनों ही रिसीवर है, क्योंकि हम उनको पेमेंट करेंगे तो दोनों क्या है, रिसीवर है, दोनों को डेबिट कर देंगे अपने अपने अमाउंट से। यानी तरुण का अमाउंट 8,000 और योगेश का अमाउंट 12,000। हर एक कंडीशन में डेबिट और क्रेडिट का टोटल कभी भी मिसमैच नहीं होगा, हर कंडीशन में सेम होगा। आप देख सकते हो डेबिट जो है वो 8 और 12 20 है, जबकि क्रेडिट भी 20,000 है, तो दोनों का टोटल सेम आएगा।
ठीक है। इसी तरीके से एक एंट्री और है हमारे पास, रिसीव्ड कमीशन ₹4,000 एंड रिसीव्ड रेंट ₹2,000। ठीक है, एक में हमें कमीशन रिसीव हो रहा है 4,000 का, एक में हमें रेंट रिसीव हो रहा है 2,000 का। तो कमीशन और रेंट दोनों डिफरेंट हैं, पर दोनों रिसीव हो रहे हैं, इसलिए दोनों का नेचर सेम है। ठीक है, तो अगर मैं अलग अलग अकाउंट की बात करूं, तो यहां तक कि अगर मैं बात करूंगा तो रिसीव्ड कमीशन तो मैं कैश और कमीशन ओपन करूंगा। रिसीव्ड रेंट की अगर मैं बात करूंगा तो कैश और रेंट ओपन करूंगा। दोनों में कैश कॉमन है, तो जो कॉमन होगा वो तो वन टाइम आएगा एडिशन होके, और कमीशन और रेंट अपने अलग अलग आ जाएंगे। तो कमीशन और रेंट तो क्या हो गए अपने नॉमिनल, और दोनों इनकम है क्योंकि रिसीव हो रही है, तो दोनों को क्रेडिट कर देंगे 4,000 और 2,000 से। जबकि जो कैश है हमारा, वो कैश हमारा रियल है, पैसा आ रहा है, इन है, और दोनों को टोटल करके हम 6,000 रुपए डेबिट में लिख देंगे। ठीक है, ऐसे ही रिसीव्ड ब्रोकरेज एंड पेड इंटरेस्ट, रिसीव्ड ब्रोकरेज ₹5,000 एंड पेड इंटरेस्ट ₹3,000। इसकी हम कंपाउंड एंट्री नहीं कर सकते, इसको हमें अलग अलग ही करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ब्रोकरेज रिसीव हो रहा है जबकि इंटरेस्ट पे हो रहा है, तो दोनों का नेचर क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। तो हम इसको अलग अलग एंट्री ही करेंगे, ब्रोकरेज की एंट्री अलग करेंगे, इंटरेस्ट पेड की एंट्री हम अलग करेंगे, इसको हम कंपाउंड एंट्री नहीं कर सकते। अब इसके बाद हम बात करेंगे, फोर्थ पॉइंट से पहले हम एक बार बात करेंगे कि हमारा जो जनरल एंट्रीज का फॉर्मेट होता है वो क्या होता है। जनरल एंट्रीज के फॉर्मेट की हम बात करेंगे, क्योंकि जो टेबल हम बना रहे हैं वो टेबल तो केवल डेबिट और क्रेडिट की प्रैक्टिस है। ठीक है, तो यहां पर अब आज हम बात करेंगे परफॉर्मा ऑफ जर्नल, यानी जो जनरल एंट्रीज का हम परफॉर्मा बनाएंगे, तो क्या कैसे परफॉर्मा बनाएंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे ऊपर जर्नल ऑफ, और जो भी बिजनेसमैन है या जो बिजनेस का नाम है वो लिख देंगे हम यहाँ पे। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक टेबल बना के चलेंगे, ये आपके सामने है, जिसमें पहला कॉलम अपने पास होगा डेट का, दूसरा कॉलम हमारे पास होगा पर्टिकुलर का, तीसरा कॉलम हमारे पास होगा एलएफ का। एलएफ का मतलब होता है लेजर फोलियो। लेजर फोलियो का मतलब अभी आपको समझ में नहीं आएगा क्योंकि अभी जनरल हम कर रहे हैं। तो जब जनरल हम करते हैं और जनरल के बाद जो सेकंड स्टेप होता है वो लेजर का होता है, यानी कि जनरल के बाद हमें लेजर बनाना होता है, जिसको हम क्लासिफिकेशन बोलते हैं, जर्नल को हम रिकॉर्डिंग बोलते हैं। तो वहां पर जब हम सेकंड स्टेप में जब लेजर बनाएंगे तो उसका पेज नंबर हम यहां लिखेंगे कि कौन सी एंट्री का लेजर हमने किस पेज पर बनाया है, तो वो पेज नंबर हम लेजर फोलियो में लिखते हैं। मीनिंग ये होता है इसका। और फिर डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। अब इसकी एंट्री करते कैसे हैं। फॉर एग्जाम्पल हम मान के चलते हैं कि हमारे पास एक एंट्री है, जैसे कल की ही एक एंट्री थी, कमेंस्ड बिजनेस विथ कैश रुपीज, मान लेते हैं 5 लाख रुपीज। ये एक एंट्री है हमारे पास। तो इस एंट्री को जब हम सॉल्व कर रहे थे टेबल के अकॉर्डिंग, तो हमने 2 लेजर ओपन किए थे, कैश और कैपिटल। कैश रियल है, बिजनेस में पैसा आ रहा है, तो हमने डेबिट किया था। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डेट में सबसे पहले ईयर लिख देंगे और यहाँ पे डेट लिख देंगे। मान लो कि अप्रैल 1 को हमने बिजनेस ओपन किया है। तो जो डेबिट वाला है पहले हम उसको लिखेंगे कैसे, कैश अकाउंट, अकाउंट को A/C लिखना है, DR, कैश अकाउंट DR, डेबिट। ठीक है, इसके नीचे लिखा जाएगा टू कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट जो क्रेडिट होगा उसको 2 से लिखा जाएगा, CR नहीं लिखाएंगे उसके आगे। अभी आपको LF में कुछ नहीं लिखना है। डेबिट अमाउंट, कैश के सामने डेबिट अमाउंट आ जाएगा 5 लाख रुपए, क्रेडिट अमाउंट कैपिटल के सामने आ जाएगा 5 लाख रुपए। और इसके बाद इस एंट्री के नीचे आप क्या करोगे, एक नरेशन लिख दोगे, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, यानी उसकी डिटेल लिख दोगे, या फिर जो क्वेश्चन में है वही लिख देना, कमेंस्ड बिजनेस विथ कैश बीइंग लगा के। ये एक पूरी एंट्री आपकी तैयार हो गई। तो जनरल एंट्री का जो फॉर्मेट होता है उसमें आपको एंट्री इस तरीके से लिखनी होती है। फिर आप एक लाइन छोड़ के दूसरी में आप क्या लिखेंगे, डेट लिख देंगे। जैसे मान लीजिए अप्रैल 2, मान लेते हैं कि हमने इस बार क्या किया था, गुड्स परचेज किया था। तो अगर हम गुड्स परचेज करते हैं, परचेज्ड गुड्स ऑफ ₹1 लाख रुपीज, ठीक है। तो इसकी हम एंट्री करते थे, एक तो परचेज और एक कैश।
और दोनों में डेबिट कौन होता था, परचेज डेबिट होता था, नॉमिनल अकाउंट लॉस के अकॉर्डिंग, एक्सपेंडिचर के अकॉर्डिंग। तो परचेज अकाउंट डेबिट, पहले डेबिट वाले को लिखना है, टू कैश अकाउंट, और जो क्रेडिट होगा उसको नीचे लिखना है। इसके नीचे नरेशन आ जाएगी, बीइंग गुड्स परचेज्ड, यानी वो एंट्री क्या है, किस बारे में है, बस खाली वो नीचे ब्रैकेट में लिखना होता है। एलएफ में अभी कुछ नहीं लिखना। परचेज के आगे डेबिट के सामने 1 लाख और कैश के सामने क्रेडिट में 1 लाख। जो डेबिट है डेबिट के सामने, क्रेडिट है क्रेडिट के सामने। और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका यहाँ पे नीचे जब पेज फुल हो जाएगा तो हम इसका लगा देंगे टोटल सीएफ, कैरिड फॉरवर्ड। जैसे मान लो इसका टोटल आ गया 6 लाख रुपए, इसका भी टोटल आएगा 6 लाख। टोटल हमेशा सेम रहेगा। सीएफ का मतलब होता है कि ये पेज खत्म हो गया तो इसका टोटल नेक्स्ट पेज पे जाएगा, और नेक्स्ट पेज पे हम लिख देंगे टोटल बीएफ ब्रॉड फॉरवर्ड। ठीक है। और अगर हमारी एंट्रीज खत्म हो जाती है, कोई एंट्री बचती नहीं है, तो फिर हम ओनली टोटल लिखेंगे, सीएफ और बीएफ नहीं लिखेंगे। ठीक है। बिल्कुल डाउन टू पेज हम लिखेंगे सीएफ, और नेक्स्ट पेज पे जब इस टोटल को लेके जाएंगे तो उसको लिख देंगे बीएफ, यानी कि ब्रॉड फॉरवर्ड, यानी पिछले वाले पेज से आगे लाया हुआ। तो फाइनली जो हमें एंट्री करनी है वो इसी फॉर्मेट में करनी है। ठीक है। लेकिन वो टेबल प्रैक्टिस हम इसलिए करेंगे ताकि एंट्रीज का जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल हमें समझ में आ जाए। ठीक है। तो 3 एंट्रीज, 2 मैं बता चुका हूं यहाँ पे आपको। एक कंपाउंड एंट्री हमारी हो चुकी है और एक गुड्स रिलेटेड एंट्रीज हो चुकी है। एक लास्ट एंट्री की और बात करेंगे आज, 4th टाइप की। ठीक है। 5th और 6th जो होगा फिर अपन नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। 4th जो है वो है बैड डेट्स एंट्रीज। अब सबसे पहले देखो बैड डेट्स होता क्या है। बैड आपको पता है बुरा होता है, डेट्स का मतलब यहाँ पे होता है डेटर्स, और डेटर्स को हम बोलते हैं, कस्टमर्स को हम डेटर्स बोलते हैं। तो ऐसे कौन से कस्टमर या ऐसे कौन से डेटर्स हैं जो बैड है? तो ऑब्वियस बात है, जो हमें पेमेंट नहीं करेंगे, हम जिनसे पैसा मांगते हैं लेकिन अगर वो हमें पेमेंट नहीं करेंगे तो वो उनका पैसा क्या हो जाता है, डूब जाता है। हालांकि ऐसा नहीं होता डूब जाता है, लेकिन वो डूबने का कंडीशन है या तो अगर हमारा कस्टमर या तो इंसॉल्वेंट या फिर बैंकरप्ट हो जाए, तो उस केस में बैड डेट्स होता है। अगर कस्टमर दे सकता है तो हम उसको बैड डेट्स नहीं बोलते। अगर वो इंसॉल्वेंट या बैंकरप्ट हो जाए, जिसको बोलते हैं दिवालिया हो जाना, बर्बाद हो जाना, तो उस केस में क्या होता है कि कोर्ट के थ्रू वो डिक्लेयर होता है कि अब ये इंसॉल्वेंट हो चुका है या बैंकरप्ट हो चुका है, तो अब इसका अमाउंट नहीं मिलेगा या फिर पार्शियल अमाउंट मिलेगा। ठीक है। तो बैड डेट्स के जो टाइप्स होते हैं वो 2 टाइप होते हैं। या तो हमारे पास फुल बैड डेट्स होगा, यानी कि पूरा का पूरा पैसा डूब गया जितना हम मांगते हैं, या पार्शियल बैड डेट्स। ठीक है। यानी मान लो हम 10,000 मांगते थे, उसमें से 4-5 हजार हमें मिल गए, बाकी के 5-6 हजार में डूब गए। तो इस तरीके से कुछ मिल जाना कुछ डूब जाना पार्शियल है। तो फुल बैड डेट्स का एग्जांपल इस तरीके से आएगा। मान लो एक मिस्टर ए है, उससे हम पैसे मांगते थे 10,000 रुपीज, बिकेम इंसॉल्वेंट, लेकिन अब वो इंसॉल्वेंट हो गया एंड नॉट एबल टू पे एनीथिंग, रुपीज 10,000। 10,000 हम उससे मांगते थे लेकिन वो अब इंसॉल्वेंट हो चुका है और वो अब कुछ भी पेमेंट नहीं करेगा। तो इस केस में हम उसको क्या करेंगे, 2 लेजर ओपन करेंगे, बैड डेट्स और मिस्टर ए। तो बैड डेट्स ऑब्वियस बात है नॉमिनल लॉस होगा जिसको हम डेबिट करेंगे, और मिस्टर ए जो है वो पर्सनल है। लेकिन यहां पर ना तो ये रिसीवर है ना ये गिवर है, क्योंकि कुछ दे ही नहीं रहा। तो हम इसको लिखेंगे ये अकाउंट हम क्लोज कर रहे हैं एज गिवर। उसने नहीं दिया फिर भी गिवर मान के उसके अकाउंट को हमेशा के लिए हम क्लोज कर रहे हैं, क्योंकि फ्यूचर में इससे अब कुछ मिलने की उम्मीद नहीं है। ठीक है। तो गिवर मान के क्रेडिट कर दो और इसके अकाउंट को 10,000 से बंद कर दो, ताकि हमारे अकाउंट में इसका बैलेंसिंग फिगर कभी भी शो नहीं करेगा इसके बाद। इसी तरीके से अगर पार्शियल बैड डेट्स होता है, जैसे मिस्टर ए बिकेम इंसॉल्वेंट एंड ही हैज टू पे ओनली 60% ऑफ हिज डेट रुपीज 10,000, यानी वो मिस्टर ए जो है वो इंसॉल्वेंट तो हुआ लेकिन उसने 10,000 में से 60% हमें पेमेंट कर दिया, बाकी का 40% वो पेमेंट नहीं कर पाया। तो 10,000 का 60% हम निकालेंगे, 6,000 आएगा। तो यानी कि 10,000 में से 6,000 वो पे कर रहा है, बाकी के 4,000 वो पे नहीं कर पा रहा। तो इसमें हम 3 लेजर ओपन करेंगे, बैड डेट्स और ए तो था ही, मिस्टर ए तो था ही, साथ में हम कैश अकाउंट को भी ओपन करेंगे, क्योंकि कैश भी हमें मिल रहा है, कैश रियल अकाउंट है, कैश हमारे पास आ रहा है, 6,000 रुपए आ रहा है, डेबिट कर देंगे। बैड डेट्स हमारा नॉमिनल है,
लॉस है, डेबिट होगा, 4,000 हमें लॉस हो गया क्योंकि 10 में से 6 मिल गए तो 4 का लॉस हो गया। और जो ए है वो पर्सनल अकाउंट, हम उसको गिवर मान के पूरे 10,000 से क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। दिए तो उसने 6,000 है, लेकिन पूरे 10,000 से उसके अकाउंट को हमेशा के लिए क्लोज कर देंगे। क्योंकि जब मैंने ए को कुछ अमाउंट दिया होगा या फिर कोई गुड्स दिया होगा, तब मैंने ए को डेबिट किया होगा रिसीवर मान के 10,000 से। आज उसको 10,000 से क्या कर दो, क्रेडिट कर दो, यानी उसका अकाउंट हमेशा के लिए क्लोज हो गया। लेकिन कभी ऐसा हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि अगर फुल बेड टैक्स होता है या पार्शियल बेड टैक्स होता है और फ्यूचर में कभी हो सकता है कि मिस्टर ए का बिजनेस चल जाए या इसकी जो इंसॉल्वेंसी है वो दूर हो जाए और ये हमारे पास आता है बाकी का अमाउंट पेमेंट करने के लिए, तो उसको बोलते हैं बेड डेट्स रिकवर्ड। बेड डेट्स रिकवर्ड, इसको बोलते हैं बेड डेट्स रिकवर्ड। तो इसमें क्या होता है कि जो ए होगा वो हमें जो 4,000 हमारे डूब गए या फिर ऊपर जो फुल बेड डेट्स में 10,000 डूब गए वो हमें वापस पेमेंट कर देगा। तो उस केस में आपको दो अकाउंट ओपन करने हैं, एक तो कैश का अकाउंट ओपन करना है और एक आपको ओपन करना है बेड डेट्स रिकवर्ड का। ए का अकाउंट ओपन मत करना, क्योंकि ए का अकाउंट हमेशा के लिए हम पहले ही क्लोज कर चुके हैं, तो दोबारा ओपन नहीं करेंगे। कैश का अकाउंट ओपन करेंगे जो कि रियल है, ठीक है, पैसा आ रहा है हमारे पास, इन होगा, डेबिट होगा, कितने रुपए से, जितने रुपए डूब गए थे। मान लो पार्शियल बेड डेट्स की अगर बात करूं तो 4,000 रुपीज, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं बेड डेट्स रिकवर्ड की बात करूं तो नॉमिनल है, डूबा हुआ पैसा वापस मिलेगा, इनकम है या प्रॉफिट भी बोल सकते हैं, क्रेडिट कर देंगे 4,000 रुपीज। अगर मैं इसको जनरल एंट्री के फॉर्मेट में लिखूंगा तो ऐसे लिखूंगा, कैश अकाउंट डेबिट, अभी मैं फॉर्मेट नहीं बना रहा हूं, डेट पर्टिकुलर के कॉलम में आएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू बेड डेट्स रिकवर्ड, ऐसे लिखा जाएगा। फिर डेबिट के सामने डेबिट का अमाउंट आ जाएगा 4,000, क्रेडिट के सामने क्रेडिट का अमाउंट आ जाएगा 4,000। ये 4,000, ठीक है। तो इस तरीके से ये एंट्री बना दी जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू बेड डेट्स रिकवर्ड।